दृष्टि जियोग्राफी की इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम पढ़ रहे थे पहले भारत का भूगोल, फिर उसके बाद पढ़ेंगे विश्व का भूगोल। ये दृष्टि जियोग्राफी की कंप्लीट सीरीज इसमें करेंगे हम, और इसमें हमने चैप्टर 8 को कंप्लीट कर लिया था। आज चैप्टर 9 को देखने वाले हैं, जिसका टाइटल है कृषि एवं पशुपालन, यानी एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। और बता दूं, इससे पहले इसकी 20 क्लासें हो चुकी हैं, आज इसकी 21वीं क्लास है और चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे इसमें, और डिटेल से कंप्लीट इसको समझेंगे। तो दोस्तों, चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ क्लास को एंड तक देखते रहें। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने वाले हो इसमें आप। और बता दूं कि कृषि से संबंधित जियोग्राफी में जो चैप्टर है ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे मिस मत करना। इसमें अब मैं आपको सामान्य परिचय के साथ स्टार्ट करता हूँ। एक सेकेंड। सामान्य परिचय के बारे में आपको बता दूं कि कृषि के बारे में आपने इंडिया में अच्छे से समझा होगा, देखा होगा, जाना होगा। कृषि को तो बता दूं, भारत जो है कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि का विकास भारत में बहुत अधिक है, इस वजह से भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। और कृषि और जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो अधिकतर कृषि पर निर्भर है, तो इस वजह से भी भारत को कृषि प्रधान कहा जाता है। तो आगे देखो इसमें कि कृषि की भारतीय अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका है। अब 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जो भारत में आंकड़े दिए गए हैं कि देश की लगभग 55% जनसंख्या कृषि से संबंधित या कृषि पर आधारित है या कृषि पर निर्भर है। हम ये कह सकते हैं 55% जनसंख्या, यानी आधे से अधिक। और जीवीए के बारे में बता देता हूँ, ग्रॉस वैल्यू एडेड के बारे में। ये जो उत्पादित माल होता है वह सेवाओं से, जो कहते हैं सेवाओं से, जो क्या बोलते हैं उसे, यानी सेवाओं से जो मूल्य प्राप्त होता है उसकी माप, और उत्पादित माल और सेवाओं से मूल्य की माप, इसी को ग्रॉस वैल्यू एडेड कहते हैं, यानी जीवीए कहते हैं। याद रखना, ये 2019-20 में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र की हिस्सेदारी में लगभग 17.8% है। और यह एक प्राथमिक क्रिया है, याद रखना, प्राथमिक क्रिया है, जिसके अंतर्गत खेती, पशुपालन एवं मत्स्य पालन व वानिकी आती हैं। ठीक है, प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत खेती, पशुपालन एवं मत्स्य पालन तथा वानिकी। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं आपके सामने कि यह देश की लगभग आधी जनसंख्या का भरण पोषण करती है तथा कृषि आधारित उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराती है। जो कृषि जो है भारत की आधी से अधिक जनसंख्या का भरण पोषण करती है और कृषि से संबंधित या कृषि पर आधारित उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराती है, और जिसका राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान होता है, यानी जीडीपी में इसका कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। इस टाइम तकरीबन 17% के करीब योगदान है कृषि का। और भारतीय कृषि मूलतः मानसून पर आधारित है, इसी कारण भारतीय जो कृषि है उसे मानसूनी प्रकार की जलवायु, यानी कृषि या मानसून पर आधारित कृषि या मानसूनी जलवायु कहा जाता है। और इसे मानसून का जुआ भी कहा जाता है, क्योंकि कभी मानसून अनुकूल होता है तो कभी प्रतिकूल होता है, इसी वजह से इस कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। और भारत में आपने देखा होगा कि भारत में ना तो हर जगह एक जैसी मृदा है, ना जलवायु है, ना कृषि पद्धतियाँ हैं, यानी सभी जगह अलग अलग इसमें भिन्नताएं हैं। और इसी भिन्नता के कारण भारत में जो इनका उत्पादन होता है खाद्य या अखाद्य फसलों का, यह भी भिन्न भिन्न होता है। याद रखना, मृदा, जलवायु और कृषि पद्धति में भिन्नता के कारण ही खाद्य और अखाद्य दोनों प्रकार की फसलों का उत्पादन भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। और ऋतुओं के आधार पर देखा जाए तो भारतीय कृषि को 3 वर्गों में बांटा गया है, जैसे पहली है खरीफ, दूसरी रबी और तीसरी जायद। कैसे याद रख सकते हो इसे? खरीफ जो होती है, खरीफ अगर आप इसको याद करना चाहो तो अपने दैनिक जीवन से संबंधित समझ सकते हो, क्योंकि अधिकतर सभी किसान या गांव से संबंधित होते हैं, तो उसी हिसाब से देख सकते हो कि किस महीने में कौन सी फसल होती है
और उस फसल को किस नाम से जानते हैं, तो उस हिसाब से याद करना आसान हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में या फिर बरसात स्टार्टिंग होती है जैसे जून जुलाई के महीने में, ठीक है, तो उस हिसाब से, या फिर कैसे कह सकते हैं अगस्त सितंबर, ये जो महीने होते हैं ये इसके खरीफ की फसल के होते हैं। इसके बाद ठंडा आती है तो ये रबी आ जाती है, फिर मई जून के महीने में दोनों के बीच में ये जायद हो जाती है। तो इस हिसाब से, और इसमें विश्लेषण के रूप से देखते हैं, डिटेल में दिया हुआ है कि पहले देखो खरीफ की फसल के बारे में। तो खरीफ की फसल के बारे में देखो कि इस फसल को जून से जुलाई तक बोया जाता है तथा सितंबर अक्टूबर में कटाई की जाती है। इसकी जो खरीफ की फसल है इसकी बुवाई जून और जुलाई में की जाती है और इसकी कटाई की जाती है सितंबर और अक्टूबर में, और ये वर्षा काल के दौरान होती है। याद रखना इम्पोर्टेंट है, वर्षा काल के दौरान जो फसल होती है उसे खरीफ की फसल के नाम से जानते हैं। और जो अब टाइम चल रहा है वो खरीफ की फसल का ही चल रहा है, ठीक है। और खरीफ की फसल के उत्पादन में दक्षिण पश्चिमी मानसून, जो दक्षिण पश्चिमी मानसून से जो वर्षा होती है वो अधिक फ़ायदेमंद या लाभदायक होती है, ठीक है। और इसी टाइम में सबसे अधिक बाढ़ भी इसी टाइम में आती है, क्योंकि वर्षा भी सबसे अधिक खरीफ के टाइम में होती है और बाढ़ भी सबसे अधिक, मतलब लाभ भी होता है, उससे अधिक विनाश भी होता है। और खरीफ की फसलों की बुवाई के समय अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है, यानी तापमान भी अधिक होता है और आर्द्रता, जैसे उमस वाला मौसम जो होता है, ठीक है। और वर्षा इसी वजह से आती है, जिस वायु में आर्द्रता की अधिकता होगी तो उसी जगह पर वर्षा अधिक होगी। और इसमें प्रमुख फसलों का जो उत्पादन किया जाता है जैसे धान का, सोयाबीन का, अरहर का, तिल का, मूंग का, उड़द, लोबिया, ज्वार, रागी, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू, कपास, ये सभी इसकी खरीफ की फसलें हैं, याद रखना। आगे फिर रबी की फसल देखो कि रबी की फसलों को अक्टूबर, जैसे ही इसका एंड होता है खरीफ की फसल का, उसके ठीक तुरंत बाद हो जाती है स्टार्ट रबी की फसल, और ये बोई जाती है अक्टूबर और नवंबर में। और इसकी जो कटाई की जाती है अप्रैल और मई के महीने में की जाती है रबी फसल की। यानी जैसे ही शरद ऋतु वो स्टार्ट होती है और शीत ऋतु का एंड होता है तो उसी टाइम ये अप्रैल मई में काट ली जाती है। और ये शीत ऋतु काल की फसलें हैं, याद रखना। ये रबी की फसल शीत ऋतु की फसल है मुख्यतः। रबी की फसलों के उत्पादन में शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है वो सहायक होती है, या जिसे उत्तर भारत में मावट के नाम से भी जानते हैं, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आर्द्रता युक्त वायु लेकर के आती है और शीतकाल में वर्षा होती है, उसे पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा वर्षा के नाम से भी जाना जाता है और मावट के नाम से भी। तो वो फ़ायदेमंद होती है इसके लिए जो सर्दियों के मौसम में। और बता दूं कि इसके आने का जो संकेत होता है, ये समझ लो कि टेम्परेचर अधिक हो जाए या फिर रात के टाइम में टेम्परेचर अधिक हो जाए या आसमान साफ़ हो जाए तो समझ लेना कि ये वर्षा आने वाली है। और रबी की फसलों को उगाते समय अपेक्षाकृत कम तापमान व पकने के लिए अधिक तापमान व दीर्घ प्रकाश काल की आवश्यकता होती है। ना तो इसमें अधिक तापमान ना अधिक ठंड, यानी समान सा मौसम इसके लिए फ़ायदेमंद होता है। और इसमें जो फसलों का उत्पादन किया जाता है, गेहूँ प्रमुख रूप से उगाई जाती है इसमें, उसके साथ जौ, मटर, चना, सरसों, आलू, मसूर, अलसी और राई, इस तरह की ये प्रमुख फसलें हैं इसमें उगाई जाती हैं, ठीक है। और इसके इन सभी फसलों के लिए जो शीत ऋतु में जो पाला पड़ता है वो हानिकारक होता है, याद रखना। अब ये जायद की फसल है आपके सामने। जायद की फसलों को सामान्यतः रबी एवं खरीफ के बीच में बोया जाता है, यानी जो रबी और खरीफ की फसल के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसी टाइम ये जायद की फसल उगाई जाती है। और इस प्रकार जायद फसलों को मार्च में बोया जाता है और जून में काट लिया जाता है। तो इस तरह से मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीने जो होते हैं ये जायद फसल के लिए होते हैं जो अधिक गर्मी के होते हैं। और यह ग्रीष्मकाल की फसलें होती हैं, याद रखना। और इस फसलों में प्रमुख रूप से खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, करेला, इस प्रकार की फसलों का उत्पादन
जायद फसलों में किया जाता है। और अधिकतर आपने देखा होगा नदियों के किनारे या नदी क्षेत्रों में किए जाते हैं ये। अब ये देखो कृषि तंत्र यानी कृषि से संबंधित जो प्रक्रिया चलती है कृषि उत्पादन के लिए, उसे देखते हैं कि कृषि को एक प्रक्रम के रूप में देखा जा सकता है और जिसमें मुख्यतः 3 चरण होते हैं। जैसे पहला चरण होता है निवेश, दूसरा होता है प्रक्रिया और तीसरा होता है निर्गत। यानी प्रथम चरण में निवेश के तौर पर मशीनरी, बीज, उर्वरक, श्रमिक व भौतिक निवेश जैसे सौर प्रकाश भौतिक निवेश के अंतर्गत आते हैं। ये सौर प्रकाश, वर्षा, तापमान, मृदा और ये ढाल मतलब भूमि का ढाल को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, प्रथम चरण में यानी निवेश के दौरान प्रथम चरण में बीज डाला जाता है ज़मीन में, उर्वरक उसके साथ श्रमिक भी लगते हैं, भौतिक निवेश भी किया जाता है। और ये सौर प्रकाश, वर्षा, तापमान भौतिक निवेश के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये प्रथम चरण में होता है। फिर इसके बाद दूसरा चरण स्टार्ट हो जाता है। तो दूसरे चरण के अंतर्गत जुताई, बुवाई, छिड़काव, सिंचाई, निराई और कटाई ये सभी प्रक्रिया चलती हैं। अब दूसरे चरण को कंप्लीट होते होते फसल अपनी मतलब प्रक्रिया बढ़ाते हुए अपने क्या बोलते हैं उत्पादन की तरफ हो जाती है एंड, यानी इसे ऐसे कह सकते हैं कि फसल दूसरे चरण को ख़त्म होते होते अपनी चरम अवस्था पर पहुंच जाती है। और फिर इसका अंतिम चरण होता है तीसरा चरण। इसमें निर्गतों के अंतर्गत उपरोक्त दोनों चरणों से प्राप्त उत्पाद जिसमें फसल, ऊन, डेयरी उत्पाद, कुक्कुड़ ये सभी प्रमुख होते हैं। ठीक है, याद रखना। अब कृषि की कुछ विधियां दी हुई हैं आपके सामने जिसमें पहली है जीविकोपार्जी कृषि, यानी जिस पर जीवन निर्भर होता है, जो जीवन को चलाने के लिए कृषि की जाती है उसे जीविकोपार्जी कहते हैं। और इसके अंतर्गत न्यूनतम कृषि से अधिकतम उपज ली जाती है, यानी कम क्षेत्रफल पर अधिकतम उपज ली जाती है जिसके द्वारा लाभ कमाया जाता है और उस लाभ से अपने जीवन को चलाया जाता है। ठीक है, और इस उपज का अधिकांश भाग कृषक अपने परिवार के सदस्यों की उदरपूर्ति के लिए करते हैं। और इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए पर्यावरण परिस्थितियों पर निर्भर करती है। और इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट और याद रखने योग्य बात यह है कि इसे गहन कृषि व जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं और विश्व की लगभग आधी जनसंख्या इसी पर निर्भर है। याद रखना, विश्व की आधी जनसंख्या गहन कृषि या इसे जीवन निर्वाह कृषि भी कहते हैं, इसी पर निर्भर है। अब इसके बाद देखो स्थानांतरित या स्थानांतरी कृषि, इसे झूमिंग कृषि भी कहते हैं। इसके बारे में देखते हैं कि यह कृषि की सबसे प्राचीन विधि है। पूछा जाता है कि कृषि की विधियों में सबसे प्राचीन कौन सी है, तो ये झूमिंग कृषि बोल देते हैं कहीं पर, तो ये स्थानांतरी कृषि है। इसके अंतर्गत किसी विशेष स्थल की वनस्पति को काटकर या जलाकर साफ कर दिया जाता है और फिर उस पर कृषि उगाई जाती है। यानी ये जो कृषि अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि कम उपजाऊ होती है, ऊबड़ खाबड़ होती है, या जहाँ पर वृक्ष या झाड़ियाँ या वनों का विकास अधिक होता है, तो उस क्षेत्र पर यह कृषि की जाती है। क्योंकि वहाँ पर कृषि योग्य भूमि नहीं होती है, इस वजह से वहाँ के पेड़ पौधों को या पहाड़ी क्षेत्र को समतल किया जाता है, कृषि के योग्य किया जाता है, फिर उस पर कृषि की जाती है। ठीक है, और इसी वजह से इसे कर्तन व दहन प्रणाली या पेड़ा कृषि भी कहते हैं। और इसे जब उस जगह पर कृषि की जाती है तो कुछ समय के बाद फिर वहाँ की मिट्टी कृषि के कारण कम उपजाऊ हो जाती है, जिस वजह से फिर उस जगह को छोड़ देते हैं, तो फिर आगे दूसरी जगह पर चले जाते हैं। ठीक है, फिर वहाँ पर कृषि करते हैं। इसमें देख लो ये दिया हुआ है कि कुछ समय तक उस भूमि पर कृषि करने के बाद भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, परिणाम स्वरूप कृषक उस भूभाग को छोड़कर दूसरे भाग पर पुनः इसी प्रक्रिया को दोहराता है। और इस प्रकार कृषक समय समय पर कृषि करने के स्थान में परिवर्तन करता रहता है। और यह कृषि जो होती है पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक होती है, और क्योंकि इसी वजह से वृक्षों का, वनों का विनाश होता है, जिससे जैव विविधता में भी कमी आती है और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी होता है। इसी वजह से पर्यावरण प्रदूषण भी अधिक मात्रा में होता है, याद रखना। और भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेशों में मुख्यतः असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में यह कृषि प्रमुख रूप से की जाती है।
और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के कुछ भागों में भी ये स्थानांतरित कृषि की जाती है। अब ये अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जानी जाती है स्थानांतरित कृषि। तो इसमें देखो कि कहाँ पर इसको किस किस नाम से जानते हैं। कि जैसे सबसे पहले देखो, उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूम या झूमिंग कृषि कहा जाता है। जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सभी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इन सभी राज्यों में झूम व झूमिंग कृषि कहा जाता है इसे। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसे देप्पा या डाहिया या बेवर कहा जाता है। देप्पा, डाहिया या बेवर। और उड़ीसा में इसे पामाडावी या कोमान या विंगरा कहा जाता है। कोमान या विग्रा। राजस्थान में इसे वात्रा या वालरे या बालतरे कहा जाता है। वात्रा, वालरे या बालतरे। और आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा। आंध्र प्रदेश में पोंडू या पेंडा। और मेघालय में बोगमा कहा जाता है इसे। मेघालय में बोगमा। और पश्चिमी घाट में कुमारी। ये याद रखना, इम्पोर्टेंट है, पश्चिमी घाट में कुमारी कहा जाता है। और झारखंड में कुरुबा, ये भी पूछा जाता है। कुम्हारी, कुरुबा, ये अच्छे से याद कर लेना। और हिमालय के जो क्षेत्र हैं उसमें खिल कहा जाता है। याद रखना, कैसे समझा दूँ। हिमालय क्षेत्र तो एक तरह से मतलब खुशी का मतलब बहुत ही अच्छी जगह है, घूमने फिरने लायक। तो वहाँ पर जाने के बाद हमारा हृदय या कह सकते हैं खिल जाता है एक तरह से। तो हिमालय क्षेत्र में खिल कहा जाता है इसे। और मणिपुर में पालमू। छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला अंडमान निकोबार द्वीप समूह दीपा के नाम से जाना जाता है। अब देखो, कृषि का प्रकार है विस्तृत कृषि। विस्तृत कृषि यानी अधिक क्षेत्र पर जो कृषि की जाती है उसे विस्तृत कृषि कहा जाता है। यानी मशीनों के द्वारा, बड़ी आधुनिक मशीनों के द्वारा। और इसमें मानव श्रम भी कम लगता है, किंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन की मात्रा अधिक होती है। याद रखना, अधिक क्षेत्र पर कृषि की जाएगी, मानव श्रम कम लगेगा, जनसंख्या कम लगेगी, तो प्रति व्यक्ति उत्पादन तो ज़्यादा होगा ही। क्योंकि प्रति व्यक्ति उत्पादन कम तो उस जगह पर होगा ना जहाँ क्षेत्रफल कम हो और जनसंख्या अधिक लगे। और इस विधि को अपनाने हेतु पूंजी की भी पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। अमेरिका जैसे विकसित देशों में इस विधि को प्रमुख रूप से अपनाया जाता है। भारत में इसका कम विकास है, क्योंकि भारत में श्रम प्रदान अधिक है और क्षेत्रफल की कमी है। तो इस वजह से भारत में गहन कृषि अधिक पाई जाती है। केवल पंजाब और ये पंजाब का अधिकतर पंजाब का ही क्षेत्र समझ लो जिसमें ये कृषि की जाती है, अधिकतर मशीनीकृत। और भारत में हरित क्रांति के पश्चात पंजाब व हरियाणा में विस्तृत कृषि पर बल दिया गया है। ये भी हो गया। आगे फिर वाणिज्यिक कृषि को देखो। इसमें कृषि निवेश लाभ को ध्यान में रखकर किया जाता है। जो वाणिज्यिक कृषि की जाती है उसमें जो निवेश किया जाता है लाभ को रख कर के किया जाता है। यानी इसमें जो मतलब कैसे समझाऊं आपको, जिन फसलों की कीमत अधिक होती है या जिस फसल से अधिक लाभ होता है उसी का उत्पादन किया जाता है इसके अंतर्गत। और इसमें बीजों, रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। और फसलों को पशुओं से प्राप्त उत्पाद तथा मांस, दूध आदि को बाजार में बेचा जाता है तथा समस्त उपज का जीवन निर्वाह हेतु उपयोग नहीं किया जाता, यानी लाभ कमाने के लिए किया जाता है। और उदाहरण के लिए देखें तो हरियाणा, पंजाब में चावल वाणिज्यिक फसल है, हरियाणा और चावल में, जबकि उड़ीसा में ये जीविकोपार्जन है। ठीक है, याद रखना इसे। अब बागानी और बागाती या इसे रोपड़ कृषि भी कहते हैं। इसे देखो, एक ही नाम है ये सभी, बागानी, बागाती या रोपड़ कृषि। इस कृषि की खेती बागानों तथा कृषि फार्मों पर की जाती है और इसमें विशिष्ट प्रकार की फसलों या एकल फसलों जैसे रबड़, नारियल, काजू, चाय, कॉफ़ी, केला, इस तरह का उत्पादन किया जाता है जिससे अधिक लाभ होता है और इसकी कीमत भी अधिक होती है। ये बागानी फसलों का उत्पादन किया जाता है इसमें, याद रखना अच्छे से।
और इस फसल के बारे में बता दूं कि जो वाणिज्यिक फसल हमने पहले पढ़ी थी, एक तरह से देखा जाए तो यह भी वाणिज्यिक फसल है, क्योंकि इसका जो प्रयोग होता है लाभ कमाने के मकसद से ही किया जाता है, और इसमें भी उन्नत बीजों और आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें ये पॉइंट देख लो कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने अंडमान द्वीप पर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में केले की नई प्रजाति की खोज की है। ठीक है, और इस केले के बारे में बता दूं कि यह हरे रंग का पुष्प है, यानी इस केले पर हरे रंग का पुष्प लगता है तथा फल का गुच्छा सामान्य केले की प्रजाति से 3 गुना बड़ा है इसमें। और इस नई प्रजाति के केले का पौधा लगभग 11 मीटर ऊंचा है, जबकि सामान्य केले की ऊंचाई जो होती है 3 से 4 मीटर होती है। और इसके फल के अंदर का गूदा नारंगी कलर का है, जबकि आम जो केला होता है उसका गूदा सफ़ेद कलर का होता है। ठीक है, और इसका नारंगी कलर का है। इसकी ऊंचाई है 11 मीटर और सामान्य की होती है 3 से 4 मीटर, याद रखना इसमें। और मीठा और स्वादिष्ट भी है ये। अब ये जैविक कृषि के बारे में देख लो कि जैविक कृषि जो होती है खेती करने की एक पद्धति है जिसमें कृषक रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर माइक्रोबियल पोषकदाता जैसे शैवाल, फंगस, बैक्टीरिया, माइकोराइजा इसका प्रयोग करता है, और कीटनाशकों पर खरपतवार नाशकों के स्थान पर बायो पेस्टिसाइड जैसे जैव कीटनाशकों जैसे क्राइसोपा का उपयोग किया जाता है। यानी कीटनाशकों और खरपतवारों का स्थान पर इसमें बायो पेस्टिसाइड और क्राइसोपा जैसे पदार्थों का उपयोग किया जाता है। और गोबर खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, मिश्रित फसल, अन्य पशु अपशिष्ट, फसलों एवं सब्जियों के अपशिष्ट आदि जैविक कृषि के अन्य महत्वपूर्ण तत्व हैं, याद रखना। और हरित क्रांति के बाद रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के अंधाधुंध दोहन व असंतुलित प्रयोग से मनुष्य व पशुओं के स्वास्थ्य पर और पर्यावरण पर हानिकारक या नकारात्मक प्रभाव पड़ा था, क्योंकि उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध दोहन हुआ था। इस वजह से नकारात्मक प्रभाव पड़ा था, जिस वजह से जैविक कृषि की मांग उत्पन्न हुई थी। और जैविक कृषि पर्यावरण संतुलन को पुनः स्थापित करके उसका संरक्षण और संवर्धन करती है। ध्यातव्य मतलब याद रखना कि भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना शुरू की गई थी, जो की गई थी 2004 में। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी उसी के दौरान 2004 में राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना शुरू की गई थी। पूछा जाता है कि राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना कब शुरू की गई थी और किस योजना के अंतर्गत, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 2004 में शुरू की गई थी राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि एवं सहकारिता विभाग जैविक कृषि का संवर्धन कर रहे हैं। याद रखना, जैविक कृषि को बढ़ावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि एवं सहकारिता विभाग ये दे रहे हैं। विश्व स्तर पर अल्बर्ट हावर्ड को आधुनिक जैविक कृषि का पिता कहा जाता है, अल्बर्ट हावर्ड को। और इसको बता दूं कि बृहद क्षेत्र पर बड़े स्तर पर इस कृषि को अपनाने वाला प्रथम देश है क्यूबा। क्यूबा के बारे में बता दूं कि क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, चीनी का कटोरा, याद रखना। और क्यूबा जो विश्व के सर्वाधिक साक्षर देश हैं, जिसमें साक्षरता दर सबसे अधिक है, उसमें से एक है, याद रखना। और इसकी साक्षरता दर है तकरीबन 99.98% के करीब, यानी 100% के आसपास है इसकी जो साक्षरता दर है। और इसकी राजधानी है हवाना, क्यूबा की राजधानी है हवाना, और इसे चीनी का कटोरा कहते हैं। आगे फिर ये महत्वपूर्ण पॉइंट दिया हुआ है, जैविक कृषि के कुछ अवयव हैं आपके सामने, इन्हें अच्छे से याद कर लेना। पूछा जाता है कि जैविक कृषि के अवयवों के नाम बताओ, तो इसमें प्रमुख हैं जैविक कृषि के अवयव, जैसे हरे पत्तों के खाद, मतलब हरे पत्तों के द्वारा जो खाद प्राप्त होता है वो जैविक कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फसल का चक्रीकरण,
यानी फसल को बदल करके बोना है। अब एक फसल बो दी, फिर आगे दूसरी, फिर तीसरी, फिर उसी हिसाब से क्रम चलता रहता है। जैविक प्रबंधन, पशुपालन, जैविक खाद, जैविक उर्वरक, वर्मी कंपोस्ट, यानी केंचुआ के द्वारा जो कंपोस्ट किया जाता है वो, और केंचुआ को इसीलिए किसानों का मित्र भी कहा जाता है। केंचुआ जो होता है फसल के लिए बहुत अधिक लाभदायक होता है, ज़मीन को मुलायम बना देता है, जिस वजह से पेड़ उसकी फसल की जड़ें आसानी से अंदर को जाती हैं और उत्पादन भी मतलब तीव्र गति से करती हैं, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण पे भी मदद करता है ये। अब जैविक कृषि के कुछ लाभ दिए हुए हैं, लाभों के बारे में देख लो, फिर उसके बाद हानियाँ भी हैं इसकी कुछ, कि जैविक कृषि के लाभों में जैविक कृषि से उत्पादित खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व अधिक होते हैं, अतः यह अधिक स्वास्थ्यकर भोजन उपलब्ध कराती है। यानी जैविक कृषि जो होती है इसमें पोषक तत्वों की अधिकता होती है और यह मानव जीवन के लिए अधिक लाभदायक होती है। स्थानीय पदार्थों एवं तत्वों पर निर्भर होने के कारण यह एक सस्ती कृषि पद्धति है और इसमें कम निवेश पर अधिक लाभ मिलता है। जैविक कृषि पर्यावरण अनुकूल पद्धति है जिसमें मृदा की उर्वरा शक्ति के साथ साथ पर्यावरण का भी संरक्षण होता है। याद रखना, जैविक कृषि पर्यावरण के अनुकूल होती है और इसमें मृदा की उर्वरा शक्ति के साथ साथ पर्यावरण का भी संरक्षण होता है। और जैविक कृषि उत्पादों की बढ़ती हुई मांग के कारण इसके निर्यात को बढ़ावा मिलने से आय का सृजन होता है। यानी जैविक कृषि उत्पादों की बढ़ती हुई मांग के कारण इसके निर्यात को बढ़ावा मिलने से आय का सृजन होता है। और जैविक कृषि के उपयोग से भूमि की तरल धारण क्षमता भी बढ़ती है और इससे पर्यावरण प्रदूषण को लाभ होता है। यानी पर्यावरण प्रदूषण जो है इससे कम होता है, जैव विविधता में वृद्धि होती है, मानव जीवन के लिए बहुत अधिक उपयोगी है, लाभदायक भी होती है। और वर्ष 2016 में लगभग 75,000 हेक्टेयर भूमि पर जैविक खेती कर सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक कृषि राज्य बन गया था 2016 में, याद रखना। अब इसके लिए कुछ समस्याएं, कुछ सीमाएं दी हुई हैं, उसको देख लो कि कृषि उत्पादकता की दृष्टि से जैविक कृषि आधुनिक कृषि की अपेक्षा कम आंकी गई है, क्योंकि इसमें जो उत्पादन होता है या फिर कह दे टाइम की बचत होती है, या मतलब उत्पादन मात्रा के आधार पर भी तो आधुनिक कृषि के मुकाबले कम होता है। और जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट आदि बनाने में भी अधिक समय लगता है, जबकि रासायनिक उर्वरक आसानी से और कम समय में बन जाते हैं। जबकि कृषि प्रणाली को लेकर कृषकों में जागरूकता का अभाव है, क्योंकि जो सामान्य किसान होते हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं या ग्रामीण क्षेत्र से होते हैं, तो इसके बारे में जानकारी यानी इसकी प्रणाली की, इसका प्रयोग कैसे करना है उस बारे में इसकी जागरूकता का भी अभाव है। और बेमौसम में सीमित वैकल्पिक उत्पादन चयन के कारण सीमांत तथा छोटे किसान इसे अपनाने से बचते हैं। आगे जल कृषि के बारे में देखो कि जलीय जीवों के पालन, संवर्धन तथा उपभोग को जल कृषि कहते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसकी परिभाषा है कि जल जीवों के पालन, संवर्धन और उपभोग को जल कृषि कहते हैं। यानी इसका पालन किया जाता है, उसका विकास किया जाता है, संवर्धन किया जाता है और उसका उपभोग किया जाता है, तो उसी को जल कृषि कहते हैं। यह मत्स्यन से भिन्न होती है, याद रखना, यह मछली पालन से अलग होती है, क्योंकि इस कृषि के अंतर्गत नियंत्रित परिस्थितियों में जलीय जीवों का पालन एवं संवर्धन किया जाता है। और यह कृषि समुद्र, नदी, झरना, तालाब आदि में की जा सकती है। शैवाल कृषि, झींगा कृषि, मोतियों की खेती, शंख कृषि आदि इसके विभिन्न रूप हैं। अब इन नोट करने योग्य पॉइंट के उभयचर प्राणियों अर्थात जल व थल दोनों पर निवास करने वाले जीव जैसे मेंढक, मगरमच्छ, कछुआ आदि को जल कृषि के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। यानी जो उभयचर प्राणी होते हैं, जो जल और थल दोनों पर रह सकते हैं, उसे इस जल कृषि के अंतर्गत नहीं लाया जाता है। जैसे मेंढक है, मगरमच्छ है, कछुआ है, ये जल कृषि के अंतर्गत नहीं आते हैं, याद रखना। अब है एक्वापोनिक कृषि। इस नई कृषि तकनीक के अंतर्गत किसानों द्वारा
पौधे उगाने के साथ साथ मत्स्य पालन सम्मिलित रूप से किया जाता है। याद रखना, इस कृषि तकनीक के अंतर्गत, एक्वापोनिक कृषि तकनीक के अंतर्गत किसानों द्वारा पौधे उगाने के साथ साथ मत्स्य पालन सम्मिलित रूप से किया जाता है। जैसे देखा होगा कि एक टैंक में मछली और पौधे एक साथ ही वृद्धि करते हैं और मछलियों के अपशिष्ट के कारण टैंक का पानी पोषक तत्वों से समृद्ध होता है, जिससे पौधों का पोषण मिलता है। जैसे ये देख लो, एक्वापोनिक कृषि है, इसी में नीचे मछली छोड़ दें, फिर ये पोषक तत्व उससे मिले और फसल का भी उत्पादन हुआ। अब समुद्री शैवाल कृषि के बारे में देखो कि शैवाल एक समुद्री वनस्पति है जिसका उपयोग औषधि, व्यवसाय और भोजन के रूप में किया जाता है। जो शैवाल है एक समुद्री वनस्पति है और इसका उपयोग किया जाता है औषधि के रूप में, व्यवसाय के रूप में और भोजन के रूप में। और भोजन में उपयोग किए जाने वाले समुद्री शैवाल विटामिन और खनिजों से समृद्ध होते हैं। क्लोरेला नामक शैवाल को केविन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन प्राप्त करते हैं। याद रखना, पूछा जाता है कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो किस शैवाल के द्वारा प्रोटीन युक्त भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसका नाम है क्लोरेला। क्लोरेला याद रखना अच्छे से। भारत में समुद्री शैवाल की कृषि कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, लक्षद्वीप में, ये इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से की जाती है। याद रखना, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ये समझ लो, इस जगह पर प्रमुख रूप से की जाती है। अब सहकारी कृषि देखो, सबसे पहले कि इस कृषि के अंतर्गत किसान आपस में मिलकर व्यावसायिक संगठन बनाकर अपनी भूमि पर कृषि कार्य संपादित करते हैं। यानी सहकारी कृषि के अंतर्गत किसान आपस में मिलकर व्यावसायिक संगठन बनाते हैं, फिर अपनी भूमि पर कृषि कार्य करते हैं और कृषि उत्पादन बाजार की मांग या स्वयं की पूर्ति हेतु किया जा सकता है। ये जो उत्पादन करते हैं बाजार की मांग पर या स्वयं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। और सहकारी कृषि में लोग भी शामिल हो सकते हैं जो केवल, यानी सहकारी कृषि में वे लोग भी शामिल हो सकते हैं जो केवल कृषि मजदूर तथा भूमिहीन हैं। यानी कह सकते हैं इसमें मजदूर भी शामिल हो सकते हैं, भूमिहीन भी शामिल हो सकते हैं, या जिसके पास भूमि है वो भी शामिल हो सकते हैं। और सहकारी कृषि से निर्यात को बढ़ावा मिलता है। और भारत में जो है आर्थिक कार्यक्रम समिति 1947 के अनुशंसा पर सहकारी कृषि का एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया गया था 1947 में। अब संविदा कृषि के बारे में देखो कि संविदा कृषि के अंतर्गत कृषि एक समझौते के तहत किसी कंपनी के लिए उत्पादन कार्य करता है। यानी संविदा कृषि जो होती है इसके अंतर्गत कृषक एक समझौते के तहत कंपनी के लिए उत्पादन करता है। यानी वो पहले कंपनी से समझौता कर लेता है, एग्रीमेंट कर लेता है, उसी के अंतर्गत उसी के लिए उत्पादन करता है और उसके बदले में अपना मेहनताना या फिर कैसे कहते हैं सैलरी या कुछ जितना तय होता है उतना अपना वो लेता है खर्चा, और उसी के द्वारा उसी के उपलक्ष्य में कंपनी के लिए उत्पादन करता है। जो कुछ उत्पादन होता है वो सभी कंपनी के लिए होता है तथा पूर्व निर्धारित गुणवत्ता वाले उत्पादों को संबंधित कंपनी को एक निश्चित समयावधि में उपलब्ध करवाता है। आगे फिर शुष्क भूमि कृषि के बारे में देख लो कि शुष्क क्षेत्रीय भूमि कृषि सिंचाई किए बिना ही कृषि करने की तकनीक है। यानी इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है या होती है तो बहुत कम। यह उन क्षेत्रों के लिए उपयोगी है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। यानी रेगिस्तानी क्षेत्रों की तरफ या राजस्थान के एरिया जैसे प्रमुख उस जगह पर की जाती है। और इस तकनीक के अंतर्गत गहरी जुताई एवं वाष्पीकरण को कम करने के प्रयत्नों के साथ मिट्टी की नमी को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। और शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत भारत के 22% भाग पर समाहित ये जो कृषि है भारत के 22% भाग पर की जाती है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, विदर्भ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक ये क्षेत्र प्रमुख रूप से हैं इसमें। अब देखो
ये प्रमुख। अब आपके सामने कृषि की कुछ प्रमुख पद्धतियाँ दी हुई हैं, जैसे सेरीकल्चर है। तो सेरीकल्चर के अंतर्गत की जाती है रेशम कीट पालन, यानी रेशम का पालन किया जाता है, रेशम कीट का पालन किया जाता है सेरीकल्चर। एपीकल्चर, इसमें मधुमक्खी पालन किया जाता है। विटीकल्चर, इसमें अंगूर का उत्पादन किया जाता है। फ्लोरीकल्चर, इसमें फूलों का उत्पादन। वर्मी कल्चर इसमें वर्मी कंपोस्ट पढ़ा था अभी हमने, तो याद रखना वर्मी कल्चर केंचुआ से। और पोमी कल्चर फलों के उत्पादन से। पोमी और फ्लोरी, फ्लो वर्ड आ रहा है, देखो फ्लो कन्फ्यूजन वाला वर्ड है ना ये, पोमी और फ्लोरी। तो फ्लोरी तो हो गया फूलों का उत्पादन और पोमी हो गया फलों का उत्पादन, याद रखना। ओलरीकल्चर ये सब्जियों का उत्पादन। पिसीकल्चर मछली उत्पादन। ये पिसी और एपी, ये कन्फ्यूज हो सकते हो आप, पिसी और एपी। ये एपी तो मधुमक्खी और पिसी है मछली। हॉर्टिकल्चर ये बागवानी। एरोपोनिक्स ये हवा में खेती। एयर माने हवा, तो इस वजह से समझ सकते हो इसे। हाइड्रोपोनिक्स यानी जल में खेती, ये जल में पौधों को उगाया जाता है, मृदा का इसमें अभाव होता है, मृदा रहित की जाती है ये। अब देखो ट्रक फार्मिंग, यह सब्जियों फलों व फूलों को उगाने की खेती नवीन विधि है। यानी ट्रक फार्मिंग जो है, इसमें सब्जियां फलों और फूलों को उगाया जाता है, जिसमें विशेष प्रकार के ट्रकों का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इस विधि को ट्रक फार्मिंग कृषि कहा जाता है। और इस शब्द का प्रयोग अधिकांश सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था, याद रखना। अब मिश्रित कृषि ये भी पूछा जाता है, जैसे टेट का एग्ज़ाम होता है, यूपी पुलिस का या फिर एसएससी का, ऐसे जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि मिश्रित खेती किसे कहते हैं। अधिकतर लगा देते हैं कि मिश्रित खेती के अंतर्गत सभी तरह की फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो ये तो ठीक हो सकता है कि फसलों का तो उत्पादन किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। यानी फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन जिस कृषि में किया जाए उसे मिश्रित कृषि कहा जाता है, याद रखना। आगे फिर भारत की कुछ प्रमुख फसलें हैं, जैसे चावल है। चावल के बारे में देखो कि इसे प्रमुख खरीफ की उष्णकटिबंधीय फसल कहा जाता है। यानी खरीफ की फसल को, ये चावल की फसल खरीफ की फसल है और इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। हालांकि तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में यह जलवायु अनुकूलता के कारण तीनों फसल ऋतुओं में यानी खरीफ, रबी व जायद यानी 12 महीने का उत्पादन किया जाता है पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में। और शरद काल में तो इसे कहते हैं ओस। शरद काल से मतलब इसे आसानी से याद कर सकते हो कि शरद काल में ही ओस पड़ती है, तो उस हिसाब से। और अमन कहते हैं शीतकाल में, ठीक है। अमन शीतकाल में, अमन यानी शांति। अमन जम्मू कश्मीर का सा मौसम रहता है, तो इस हिसाब से अमन शीतकाल में। और बोरो कहते हैं ग्रीष्मकाल में, ये पश्चिम बंगाल में कहते हैं इसे, ठीक है। अमन और बोरो ये पश्चिम बंगाल में, ग्रीष्मकाल में बोरो, शीतकाल में अमन, ठीक है। ये तीनों नाम हैं, आपको बता दूं और अच्छे से कि ओस शरद काल में, अमन शीतकाल में और बोरो ग्रीष्मकाल में, पश्चिम बंगाल में कहते हैं इसे, याद रखना। और चावल की खेती के लिए चिकनी मिट्टी जो होती है सबसे अधिक उपजाऊ होती है, और इसके लिए औसत तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस और वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। चावल की खेती के उत्पादन के लिए 25 सेंटीमीटर का तापमान, 100 सेंटीमीटर से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान, 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा और चिकनी मिट्टी अधिकतम उपजाऊ होती है इसके लिए। अब गोल्डन राइस के बारे में बता दूं कि चावल में विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने आनुवंशिक विज्ञान की सहायता से बीटा कैरोटीन युक्त पीले चावल के नामक चावल का निर्माण किया, जिसे गोल्डन राइस का नाम दिया गया। कोई बता सकता है मुझे कि जैसे चावल पॉलिश किए हुए चावल में किस विटामिन की कमी हो जाती है? जब हम चावल पर पॉलिश कर देते हैं तो उसमें कौन सी विटामिन की कमी हो जाती है? ठीक है, याद रखना, विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा आनुवंशिक विज्ञान की सहायता से बीटा कैरोटीन युक्त पीले रंग के चावल का निर्माण किया गया, उसी को गोल्डन राइस नाम दिया गया।
अब चावल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लो कि डपोंग विधि के द्वारा जापान व फिलीपींस में चावल का उत्पादन किया जाता है, डपोंग विधि के द्वारा। और चावल के उत्पादन में भारत चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है। याद रखना, सबसे अधिक चावल का उत्पादन विश्व में चीन में होता है, उसके बाद भारत में। और जापान व फिलीपींस में चावल का उत्पादन डपोंग विधि के द्वारा किया जाता है। और धान के फसलोत्पादन में नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु उर्वरक के रूप में अंजोला व नील शैवाल का उपयोग किया जाता है। यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जैव उर्वरक के रूप में इसकी फसल में अंजोला व नील हरित शैवाल का उपयोग किया जाता है। यह भी पूछा जाता है, अंजोला तो बहुत आता है एग्जाम में, याद रखना कि अंजोला कौन सी फसल से संबंधित है, नील हरित शैवाल या मीथेन गैस। तो बता दूं आपको, ये धान की खेती या चावल की फसल से संबंधित हैं। चावल निर्यातक राष्ट्रों में वर्तमान में भारत विश्व में शीर्ष स्थान पर है। तत्पश्चात इसके बाद दूसरे स्थान पर थाईलैंड और तीसरे पर वियतनाम है। भारत विश्व का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाले में चावल वाले में विश्व का चावल उत्पादन करने वाला दूसरा राष्ट्र है तथा निर्यात करने वाला पहला राष्ट्र है, याद रखना। और चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 76% होती है, जो सर्वाधिक है इसमें, ठीक है। और प्रोटीन होती है 6 से 7%, और वसा भी होती है इसमें 2 से 5%। भारत में कृषि निदेशालय द्वारा विकसित धान की प्रथम बोनी प्रजाति जया थी। याद रखना, कृषि निदेशालय के द्वारा जो विकसित की गई थी धान की प्रथम बोनी फसल या प्रजाति जया नाम की थी, जया। अब केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। और ये तो राष्ट्रीय हो गया धान अनुसंधान संस्थान भारत का, उड़ीसा में, कटक में। और विश्व का पूछा जाए तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में, चावल अनुसंधान फिलीपींस की राजधानी मनीला में, याद रखना। और खेरा धान में लगने वाला प्रमुख रोग है। रोगों के बारे में पूछा जाता है कि खेरा किस फसल से संबंधित रोग है, तो याद रखना खेरा धान में लगता है, सबसे प्रमुख रोगों में से एक है। और पॉलिश किए हुए चावल में मैंने पूछा था, पॉलिश किए हुए चावल में विटामिन B1 यानी इसे थायमिन भी कहा जाता है का अभाव हो जाता है, विटामिन B1 की कमी हो जाती है। और चावल को अधिक धोने से भी विटामिन B1 नष्ट होती है। पॉलिश किए हुए चावल में भी विटामिन B1 की कमी हो जाती है और धोने से भी। और विटामिन B1 की कमी को यानी विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है, याद रखना। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग? बेरी। अब ये देख लो इसमें कि भारत में कुल कृषि योग्य क्षेत्रों में सबसे अधिक क्षेत्रफल चावल की कृषि की जाती है। कन्फ्यूज रहते हैं कि चावल की कृषि अधिक क्षेत्र पर की जाती है या गेहूं की, तो याद रखना अधिक क्षेत्रफल चावल की जाती है। और इस पर जनसंख्या भी अधिक निर्भर है गेहूं के मुकाबले, क्योंकि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ अधिकतर पूरे भारत में की जाती है ये, पश्चिमी भारत को छोड़ करके। लेकिन अगर आपने गेहूं के बारे में बता दूं, गेहूं का जो प्रमुख क्षेत्र है वो उत्तर भारत ही है अधिकतर जी। और उत्तर भारत में भी प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यही 4-5 राज्य हैं, राजस्थान। और भारत में चावल के प्रमुख भौमिकीय क्षेत्र के अंतर्गत पश्चिमी एवं पूर्वी तटीय क्षेत्र, प्रमुख डेल्टाई क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र का मैदान, हिमालय की गिरपत पहाड़ियाँ व तराई क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। अब इसकी कुछ किस्में हैं वो देख लो कि जमुना, करुणा, जया, पद्मा, कांची, कृष्णा, कावेरी, हंसा, पूसा, सुगंध, फाय, माही, सुगंधा, बाला और रत्ना इत्यादि चावल की प्रमुख किस्में हैं। और चावल की पोकली किस्म खारे जल के प्रतिरोध के लिए जानी जाती है। याद रखना, खारा जल जो होता है उसमें भी अपने आप को विकसित करने की क्षमता पोकली किस्म की फसल में है। चावल की जो फसल है पोकली नाम की, उसमें चावल के प्रतिकूल चलने की अपनी क्षमता है, इसमें प्रतिरोधक क्षमता है उसके खारे पानी के खिलाफ। इसकी पैदावार मुख्यतः केरल के तटीय जिलों अलप्पुझा, एर्नाकुलम एवं त्रिशूर में की जाती है। तो दोस्तों आज की क्लास में मैं इतना ही रखता हूँ। कल से स्टार्ट करूँगा गेहूँ से, गेहूँ के बारे में जानूँगा और कोशिश करूँगा कल चैप्टर 9 को कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास? 1-2 बार क्लास को अच्छे से रिवाइज कीजिए
और नोट्स बनाइए प्रॉपर, जो महत्वपूर्ण पॉइंट लगें आपको उन्हें लिखते चलिए और रिवाइज करिए बार बार। आपको बता दूं, जब आप इस सीरीज़ को मेरे साथ कंप्लीट कर लोगे तो आप देखोगे खुद को कि आपका जियोग्राफी तकरीबन 60 70 80% कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। जब जैसे ही भारत का भूगोल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपके सामने विश्व का भूगोल भी देखूंगा, उसके बाद मानचित्र भी देखूंगा। तो इसमें मैं कंप्लीट करूंगा आपके सामने। बस आप मेरे साथ क्रम से, अगर पहली क्लासों को नहीं देखा है तो पहली क्लासों को भी देखते चलें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और पढ़ते रहें। कल मिलते हैं, गेहूँ से स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय।